हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है। चलिए आज हम पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। स्टोक्स लॉ ध्यान देंगे। यहां पर ये एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी है और ये किसी विस्कस लिक्विड में मूव कर रही है, ठीक है। ये विस्कस लिक्विड है, इसके अंदर ये बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। ये लिक्विड जो है वो विस्कस है, विस्कस लिक्विड विस्कस लिक्विड है, उसके अंदर ये बॉडी मूव कर रही है, ठीक। तो क्या होता है, देखिए, लिक्विड की जो लेयर इस बॉडी के इमीडिएटली कांटेक्ट में होगी, मतलब बिल्कुल चिपकी हुई, ठीक, बिल्कुल यहां पर चिपकी हुई होगी ऐसी, ठीक है। ये वाली लेयर ये क्या होंगी, बॉडी के साथ मूव करेंगी क्योंकि वो उससे अटैच है, उसके सारे मॉलिक्यूल्स उससे अटैच हैं, तो ये बॉडी के साथ मूव करेंगी। जबकि ये साइड वाली जो लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं या साइड वाली जो लेयर है वो कैसी होंगी, रेस्ट में। कैसी होंगी, रेस्ट में। तो अब एक लेयर मूव कर रही है और एक लेयर कैसी है, रेस्ट में। तो देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। इन दोनों लिक्विड की लेयर के बीच में क्या प्रोड्यूस हुई, एक रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस हुई, माने एक लेयर रेस्ट में और एक लेयर मूव कर रही है। तो दोनों लेयर के बीच में एक इंटरनल फ्रिक्शन जनरेट होता है जिसको कहते हैं हम विस्कस फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स। यही फोर्स विस्कस फोर्स कहलाता है और इसी के मैग्नीट्यूड को स्टोक्स ने बताया था, इसलिए इसको स्टोक लॉ कहते हैं, ठीक है। ये जो विस्कस फोर्स है, अगर ये थिकर लिक्विड है तो ज्यादा रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये तो इंटरनल फ्रिक्शन है ना बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड। जैसे अपन फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिस टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट वर्क करता है। व्हेन अ सरफेस moves or try to move over the surface of other, then a force start acting between the surface in contact, which always opposes the relative motion। वो क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो यहां पर भी ये जो विस्कस फोर्स है, इस विस्कस लिक्विड में जब ये बॉडी फ्री फॉल करेगी या गिर रही है, तो लिक्विड की जो लेयर इसके कांटेक्ट में रहेंगी वो लिक्विड के मतलब बॉडी के साथ मूव करेंगी, जबकि बाकी वाली लेयर जो रहेगी वो रेस्ट में रहेगी। तो देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड। अ फोर्स स्टार्ट एक्टिंग बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड व्हिच ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। तो ये जो साइंटिस्ट था स्टोक्स, ठीक है, इसका पूरा नाम था जॉर्ज जी स्टोक, ठीक है, जी स्टोक्स, ठीक, ये नाम था इसका। इसने बताया कि ये जो विस्कस फोर्स होता है जो लेयर लिक्विड की लेयर के बीच में वर्क करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सपोज कीजिए कि इस बॉडी की रेडियस कितनी है, आर, तो इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। दूसरा, ये जो विस्कस फोर्स होता है ये इस लिक्विड के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरा, ये जो विस्कस फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक, ये बॉडी की वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
जब हम तीनों को कंबाइंड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी, इस तरीके का। ठीक इस तरीके का निकल के आता है एफ इक्वल टू के ईटा आर वी। व्हाट इज के? व्हाट इज के? के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, whose value is 6 pi for spherical small spherical body। ठीक है, इसकी वैल्यू बाय एक्सपेरिमेंट कितनी निकल के आती है? 6 पाई निकल के आती है। लेकिन शर्त ये रहेगी कि बॉडी बहुत स्मॉल होनी चाहिए और परफेक्टली स्फेरिकल होनी चाहिए। तो जब हम वैल्यू रखते हैं तो विस्कस फोर्स निकल के आता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये वैल्यू है विस्कस फोर्स की। और दिस फोर्स ऑलवेज act opposite to the direction of relative motion between the layer, ठीक, of liquid। तो ये विस्कस फोर्स होता है, ये हमेशा जहां पर लिक्विड की लेयर मूव करती है उसके अपोजिट वर्क करता है। मतलब अगर ये जो बॉडी स्फेरिकल बॉडी है ये डाउनवर्ड मूव कर रही है तो विस्कस फोर्स कहां लगेगा? अपवर्ड लगेगा। और कितना लगेगा? ये लगेगा 6 पाई ईटा आर वी। ये है वैल्यू विस्कस फोर्स की। ठीक, अब इसके बाद लिमिटेशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस ऑफ स्टोक्स लॉ। क्या लिमिटेशंस है? तो ध्यान देंगे, द बॉडी परफेक्टली रिजिड कैसी होनी चाहिए? रिजिड होनी चाहिए। ठीक है, एंड स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी होनी चाहिए। ठीक, दूसरा द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी should be less than critical velocity of liquid। ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लिक्विड beyond which its flow becomes turbulent flow। ठीक है, इसके बाद इसका फ्लो जो होता है वो क्या हो जाता है? टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके पहले जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। ठीक, अब थर्ड जो है, देयर इज नो गैप बिटवीन the surface of body and the liquid। मतलब लिक्विड और बॉडी के सरफेस के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस। थर्ड है बॉडी should be very small in size। ठीक है, बॉडी क्या होनी चाहिए? बहुत छोटी होनी चाहिए। ठीक, तो ये कहलाती लिमिटेशंस। ये लिमिटेशंस जब वर्क करती हैं तभी स्टोक्स लॉ फॉलो होता है, नहीं तो नहीं होता। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ये लिमिटेशंस ऑफ स्टोक्स लॉ है और ये स्टोक्स लॉ है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए। एक बात और ध्यान रखें कि
ये फिजिक्स जो है ये सब्जेक्ट है, ध्यान रखेंगे। ये आप लोगों की रील नहीं है कि आप लोग खिसकाते जा रहे हैं और आपको सब कुछ समझ में आ जाए। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, सारी चीजें समझ में आती, ठीक है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। लेकिन हम क्या करते हैं, हम रील की भांति देखते हैं इसको, हम रील जैसे इसको स्क्रॉल करते रहते हैं और समझ में, तो ये पॉसिबल नहीं। आपको एग्जाम में बैठना, प्रिपरेशन सिस्टमेटिक करोगे तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और ध्यान रखेंगे स्टडी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, डेरिवेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी ये क्या होती है? पहले टर्मिनल वेलोसिटी, पहले हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि ये स्फेरिकल बॉडी है, ये स्फेरिकल बॉडी है और इसको इनफाइनाइट एक्सटेंड वाले लिक्विड में फ्री फॉल कराया जा रहा है, गिराया जा रहा है, ठीक है। ये लिक्विड है, इनफाइनाइट एक्सटेंड मतलब इसका विस्तार अनंत विस्तार है, माने बॉडी की कंपैरिजन में इसका जो एरिया है या वॉल्यूम है ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये लिमिटेशंस में है, ठीक है, कि यहां पर अगर हम लिमिटेशंस लिखना चाहें तो 5th नंबर की लिमिटेशंस है द लिक्विड मस्ट बी इन्फिनिटी एक्सटेंट, ठीक। इन्फिनिटी एक्सटेंट मतलब इसका विस्तार बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक। तो हम टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? देखिए, जब ये लिक्विड फ्री फॉल करेगी तो इस पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, ये लिक्विड मान लीजिए कि इसकी रेडियस r है और इस बॉडी की जो डेंसिटी है वो है रो, बॉडी की डेंसिटी, ध्यान रखें, और इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो है सिग्मा, ठीक। जब ये बॉडी फ्री फॉल करती है तो इस पर कौन कौन से फोर्स वर्क करेंगे? तो एक फोर्स तो इसका वेट रहेगा F1, ये होगा आपका वेट, ठीक है, ये होगा वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी डाउनवर्ड लगेगा, ठीक। अब देखिए, जब ये बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है तो जो लिक्विड की लेयर इसके कांटेक्ट में होगी वो भी डाउनवर्ड मूव करेंगी। इसका मतलब साइड वाली लेयर्स रेस्ट में रहेंगी, तो एक लिक्विड की लेयर मूव कर रही है और ये रेस्ट में है, तो एक फोर्स लगेगा इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हमने अभी नाम दिया था विस्कस फोर्स। ये कहां लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां पर लगेगा, दैट इज विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, ठीक, ये ऊपर लगेगा। दूसरा एक और फोर्स लगेगा इसमें अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या कहता है? व्हेन अ बॉडी इज डिप्ड in a liquid partially or fully, then it experiences a loss of weight, and this loss of weight is equal to weight of liquid displaced by body. बॉडी लिक्विड के अंदर जब गई है तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है उस लिक्विड का जो भी वेट होता है उतना वेट लॉस हो जाता है बॉडी के एक्चुअल वेट में, और उसी फोर्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? बॉयंट फोर्स कहते हैं, बॉयंट फोर्स, ठीक है। ये बॉयंट फोर्स ये लगेगा, कहां लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। इसको हमने ले लिया F3 है और विस्कस फोर्स कितना है? F2, ठीक। अब ध्यान देंगे, इनिशियली क्या होगा? इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज। लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज होने से कौन सा फोर्स इंक्रीज हो जाएगा? विस्कस फोर्स, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये फोर्स भी बढ़ने लगेगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इन दोनों फोर्स का सम जो है इस फोर्स के जब इक्वल हो जाएगा तो इस पर नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो। इस पर नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा,
और जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा मतलब इस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो हो गया। एक्सेलरेशन जीरो हो गया मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। तो ये बॉडी उस कांस्टेंट वेलोसिटी को लेकर मूव करती रहती है, ठीक है। ये बॉडी उस कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहां पर, लेट अ बॉडी, लेट अ स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल बॉडी ऑफ डेंसिटी रो and radius r moving downward, ठीक है, with velocity v through a viscous liquid of viscosity eta, या विस्कोसिटी कोफिशिएंट कह सकते हैं हम इसको, कोफिशिएंट eta एंड डेंसिटी सिग्मा। Then following forces acting on the body, ठीक है। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ध्यान से देखिए। पहला फोर्स हमारा जो है वेट ऑफ बॉडी, ठीक है। इसका वेट, उसको हमने क्या लिया है? F1 कितना होगा? मास mg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब मास इंटू जी। मास इक्वल टू क्या होता है? तो मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ठीक। अच्छा, F1 इक्वल टू वॉल्यूम कितना? स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्फेरिकल बॉडी। डेंसिटी कितनी है बॉडी की? रो और जी। ये फोर्स जो है कहां लगेगा? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ लगेगा यहां। दूसरा फोर्स F2, ये सेकंड नंबर का फोर्स है, ये फर्स्ट नंबर का था। F2 क्या है? ये है बॉयंट फोर्स। क्या है ये? बॉयंट फोर्स। ये क्या होता है? दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड। ये भी वेट ही है, लेकिन किसका? लिक्विड का। डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, ऐसा। किसने डिस्प्लेस किया है? बॉडी ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका वेट। तो इसका भी मास इंटू जी, लेकिन मास इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ऐसा, ठीक। वॉल्यूम कितना? तो बॉडी का जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड को वो डिस्प्लेस करेगी। तो ये वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी किसकी? बॉडी की नहीं, हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, वेट ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड की डेंसिटी है सिग्मा, और इनटू में क्या आ गया? जी। ये आ गया आपका सेकेंड फोर्स F2। कहां लगेगा ये? अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड या अपर डायरेक्शन। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ये वाला इक्वेशन हमने फर्स्ट नाम दे दिया था, ये फर्स्ट है, ठीक। तीसरा फोर्स एक और लगता है, अभी हमने देखा था थर्ड नंबर का। कौन सा फोर्स है? जिसको हम कहते हैं विस्कस फोर्स।
F3 ये कितना होता है? तो हमने देखा है 6 पाई ईटा R इंटू V इतना होता है। ये कहां लगता है? ये भी अपवर्ड लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन, या वर्टिकली अपवर्ड लिख लें, वर्टिकली अपवर्ड ऐसा। ठीक, अब देखिए ये 3 फोर्स लग रहा है एट द कंडीशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी मतलब v की वैल्यू पाई के इक्वल है vc के, जहां पर c को हमने क्या ले लिया? टर्मिनल वेलोसिटी। एट द कंडीशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी एफ नेट क्या होगा? एफ नेट जो है वो 0 होगा, वेक्टर के साथ ये 0 होगा। नेट फोर्स बॉडी का 0 हो जाएगा, और जब बॉडी का नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा। एक्सीलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो एफ नेट, अब एफ नेट मतलब हमें वेक्टर के साथ लिखना, तो F1 जो है वेट ऑफ बॉडी कहां थी? डाउनवर्ड, तो हमने इसको पॉजिटिव लिया है। दूसरा फोर्स हमारे पास बायंड फोर्स था अपवर्ड, तो इसको हमने नेगेटिव ले लिया। तीसरा फोर्स हमारे पास विस्कस फोर्स है, तो हमने उसको भी नेगेटिव ले लिया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इनकी वैल्यू रखें, तो पहली वाली वैल्यू F1 की वैल्यू कितनी है? देखो F1 इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी, और F2 की वैल्यू भी सेम उतना है, रो के प्लेस में क्या है? केवल सिग्मा। तो यहां पर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी माइनस ये वाली वैल्यू भी उतनी है 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी, और ये वाली वैल्यू है 6 पाई ईटा आर वी सी, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि v के इस प्लेस में हमने क्या ले लिया? vc ले लिया, तो ये 0 हो जाएगा। अब इस क्वांटिटी को उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, इससे कुछ कॉमन निकाल लें, तो ये देखिए 4/3 कॉमन, पाई भी कॉमन, आर क्यूब भी कॉमन, यहां बचा है रो और यहां बचा है माइनस सिग्मा, और दोनों में g है तो ये g भी कॉमन ले लिया, एंड दिस इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी सी, इतना है। अब हमें VC निकालना है, तो इस पूरी क्वांटिटी को अपॉन में लेके आए, तो VC इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी, और डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर, बस VC यहीं पर रह गया। अब इसको कैंसिल करें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, पाई से ये पाई कैंसिल, ये आर कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, और कुछ कटे बस। तो VC की वैल्यू क्या आ गई? VC इक्वल टू 2/3 3 जा 9, यहां पर आर स्क्वायर, यहां पर बचा रो माइनस सिग्मा इंटू जी, एंड डिवाइडेड बाय ईटा, 3 तो इसके साथ आ गया, ओनली 3। This is the terminal velocity of the body. This is the terminal velocity. This is the terminal velocity. Terminal velocity of the body. Of the body. Body. ये निकल के आ गया डेरिवेशन टर्मिनल वेलोसिटी का। ठीक, अब ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये किस बात पर डिपेंड करती है? तो ध्यान रखेंगे रेडियस पर डिपेंड कर रही है। अगर बॉडी स्फेरिकल बॉडी अगर ज्यादा बड़ी होगी, रेडियस ज्यादा होगी, तो वेलोसिटी भी ज्यादा आएगी। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, थिकर लिक्विड है तो ये वैल्यू देखिए, डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो न्यूमरेटर कम हो, और अगर थिनर लिक्विड है तो ईटा की वैल्यू कम आएगी, तो थिनर लिक्विड में वेलोसिटी क्या हो? ज्यादा आएगी। ठीक, अच्छा, इसके बाद दोनों की डेंसिटी का डिफरेंस, बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी का अगर डिफरेंस ज्यादा है तो टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा आएगी। तो इस तरीके से ये टर्मिनल वेलोसिटी निकल के आती है। अब देखिए कभी कभी अगर हमें टर्मिनल वेलोसिटी पता है और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालनी है, तो ईटा को यहां ले ले
और इसको यहां ले लें, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है ये भी वैसे ही निकल के आती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये निकल के आती है ईटा इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी एंड डिवाइडेड बाय bc। यहां से हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी काउंट कर सकते हैं। अब बहुत सारे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, उनकी रेडियस दे दी जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी दे दी जाएगी, दोनों की डेंसिटी दे दी जाएगी, तो आपको यहां पर वैल्यू पुट करके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाल सकते हैं, या अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू दी है तो आप टर्मिनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। थैंक यू।